आपने साउथ अमेरिका में लॉस्ट क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन की बात की थी। साउथ अमेरिका को अक्सर क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन में नहीं गिना जाता। साउथ अमेरिका, मेसो अमेरिका। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, दक्षिण अमेरिका में तो बहुत ही पुरानी चीजें हैं। आप सही कह रहे हैं। खासकर एक अमेरिकी होने के नाते हमारा देश इतना बड़ा है और हम इन जगहों से इतने दूर हैं कि हम इनके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन हमें ऐसी ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल रही हैं जो उन चीजों से पुरानी हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुरानी। पेरू के तट पर हमें ऐसे क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन मिल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम अमेज़न के बारे में ज्यादा बात करें, लेकिन अभी हमें जो मिला है वो 3000 ईसा पूर्व का है, जो पेरू के तट पर है। और वहां बड़े बड़े पत्थरों से बने पिरामिड और मंदिर भी हैं, और वो बहुत ही अलग थलग हैं और अन्य सभ्यताओं से काफी अलग प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ बहुत आइसोलेटेड हैं अभी जब हमने उन्हें खोज लिया है, जैसे कि करल जो बहुत मशहूर है और वो लीमा के पास है। उसके बारे में तो हमें 2 दशकों से पता है कि वो कितना पुराना है, लेकिन जब भी मैं वहां जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं चांद पर आ गया हूं। वहां आसपास मीलों तक कोई नहीं होता। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण खोज होने के बावजूद उसे देखने कोई नहीं जाता। वहां पहुंचना आसान नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी और भी जगहें हैं जो शायद अभी तक पेरू में नहीं मिली हैं? वहां तो बहुत सी हैं। पेरू में तो हजारों ऐसी जगह हैं। वहां का रेगिस्तान बहुत ही खराब है और सब कुछ दबा देता है। वहां बहुत से पिरामिड हैं जिन्हें अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। जब लोग पिरामिड के बारे में सुनते हैं तो उन्हें तुरंत मिस्र याद आता है। मिस्र में करीब 140 पिरामिड हैं और हमने उन्हें ढूंढ लिया है। पेरू में सचमुच हजारों पिरामिड हैं, लेकिन सभी पत्थर के नहीं हैं। अ, कुछ तो एडो ब्रिक्स के बने हैं जो अब समय के साथ काफी खराब हो चुके हैं, इसलिए वहां आज लोग नहीं जाना चाहते। और ये भी मजेदार है कि हमने इस बात से शुरू किया था कि क्या मुझे लगता है कि कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन है। निश्चित रूप से ऐसी चीजें हैं जो जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें 100 साल पहले खोजा गया था और आर्कियोलॉजिस्ट ने, या जिन्हें उस समय एंटिक्वेरियंस कहा जाता था, उन्हें इग्नोर कर दिया। कराल भी ऐसी ही एक जगह थी, क्योंकि पेरू के तट पर कुछ पिरामिड हैं जो कि मोचे लोगों ने बनाए थे और उनमें सोना और सिरेमिक्स हैं जिन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन कराल बहुत पहले मिल गया था और उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कहा, अरे यहाँ तो सोना नहीं है, सिरेमिक्स नहीं है, छोड़ो इसे, ये जगह बेकार है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। और फिर 1970 या 80 के दशक में किसी ने कहा, अरे यहाँ तो सिरेमिक्स नहीं है, क्या ये सिरेमिक्स के आविष्कार से पहले की है? चलो इस जगह को फिर से देखते हैं। कराल की डेटिंग क्या है? करल मेरे हिसाब से 3200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और एक मेजर सिविलाइजेशन के रूप में जिसके इर्द गिर्द और भी शहर थे, वो ऐसा 1800 ईसा पूर्व तक रहा। तो इन इमेजेस को देखने के पीछे की कहानी क्या है? ऐसे कंस्ट्रक्शंस के बारे में कहानी क्या है? आइडिया क्या था? क्या ये अमेजिंग नहीं है? हाँ। वो मेरा मतलब है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे मैं एक थोड़ा आलसी आर्कियोलॉजिस्ट बनूं और कहूं, ये वो जगह है जहां पुराने समय में अनुष्ठान हुआ करते थे। हम जो कुछ भी कहते इसका हैं मतलब वो लाखों अक्सर चीजें हो बहुत ही सकती हैं। अजीब और अस्पष्ट होता है, और यही हमारी स्थिति है। और इस तरह की जगह जैसे यह, मुझे पता है जिस जगह पर हम अभी हैं, मैं यहाँ कुछ बार आ चुका हूँ। इसके पीछे जो पिरामिड है उसमें मलबा इस तरह से रखा गया है कि इमारत हिलकर नहीं गिरती। ये जगह भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, लेकिन इमारतें इस वजह से नहीं गिरी क्योंकि इन्होंने अंदर नेट बास्केट्स जैसी संरचना बनाई है जिसमें रॉक्स भरे गए हैं जो आपस में हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग को गिरने नहीं देते। और इनके अंदर हमें कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जैसे बच्चे, वो इंसानी बच्चे थे जो वहां दफनाए गए थे। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इसे देखकर कहेंगे, ओह देखो ये लोग बच्चों की बलि दे रहे थे। ये कितने भयानक लोग थे। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें जिन्हें बच्चों की बलि के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे कराल का एविडेंस, वो असल में शिशु मृत्यु दर की दुखद सच्चाई से जुड़ी है।
जहां तक मैं जानता हूं, पहले के समय में ये बहुत ज्यादा होता था। कुछ कल्चर्स तो अपने बच्चे को तब तक ठीक से नाम भी नहीं देते थे जब तक वो 5 साल का ना हो जाए, क्योंकि संभावना थी कि वो जिंदा नहीं रहेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हमें इन सेरेमोनियल जगहों पर मिलते हैं और जिन्हें बलि समझा जाता है, असल में उन्हें इन खास जगहों पर इसलिए रखा गया क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों की मौत का शोक मना रहे थे, और उस समय ये चीज बहुत ज्यादा आम थी। आपने जो बात कही उसने मुझे सच में हैरान कर दिया कि पिरामिड पेरू में भी बने थे, शायद कई सौ साल पहले, जब ये मिस्र में बने थे। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, असल में वहां ये क्रेजी है। एक ऐसा भी है जो अब पहुंच रहा है 6,000 ईसा पूर्व के करीब। मतलब ये इजिप्ट में जो चीजें बनी उनसे हजारों साल पहले की बात है, और इसका नाम हुआ का प्रीटा है। और जितना कि मैं जानता हूं, ये कोई इजिप्शियन पिरामिड नहीं था, लेकिन ये एक पिरामिड था और ये हजारों साल पहले बनाया गया था। आपके हिसाब से पिरामिड बनाने की प्रेरणा क्या हो सकती है? क्या ये इसकी स्ट्रक्चरल मजबूती थी जो इसे नेचुरल एलिमेंट्स से बचा सकती थी, या फिर आखिर इंसान पिरामिड क्यों बनाते हैं और वो इसे दुनिया के अलग अलग लोकेशंस पे क्यों बनाते हैं? खैर देखिए, मेरा जो थोड़ा रूड आंसर है वो आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगे, सच में। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पूरी दुनिया में पिरामिड्स क्यों पाए जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है? हाँ। मुझे लगता है कि जब लोग बिना रीबार या सीमेंट के कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते थे, तो आखिर में वो ऐसा कुछ बनाते थे जिसमें चौड़ा बेस हो और जो धीरे धीरे पतला होता जाए, और वो पिरामिड जैसा बन जाता था। कोई भी बच्चा जब फर्श पर ब्लॉक से खेलता है तो वो कुछ टावर्स बनाता है, और फिर उसका भाई उन्हें गिरा देता है। और जब उसे ऐसा कुछ बनाना होता है जो गिरने के बजाय टिका रहे और ऊंचा भी हो, तो वो बेस को चौड़ा और टॉप को छोटा बनाता है। और मुझे लगता है कि कुछ बड़ा और ऊंचा मिलकर बनाना इंसान की एक अद्भुत आदत है, जैसे हमने इसे बनाया, और ये हमारे जाने के बाद भी यहां खड़ा रहेगा। लोग याद करेंगे कि हम कौन थे, हमारी पहचान क्या थी। हम सभी, अगर इंसानियत में कोई समानता है, तो वह है हमारी अपनी मृत्यु का डर। ये डर है कि हमारी मौत के बाद हम कुछ नहीं रहेंगे और कोई हमें याद नहीं रखेगा। ऐसे पहले बड़े स्मारक शायद एक समूह के लोगों द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने कहा, हम कुछ ऐसा करेंगे जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। अब ये सब कहने के बाद याद रखिए, हम अभी हुआ का प्रेटा के बारे में बात कर रहे थे, और ये वाला जो लगभग 6,000 ईसा पूर्व वाला पहला पिरामिड था, ये एक दिलचस्प केस है। हमने इन सभी ऊंचे गोल्स के बारे में बात की, लेकिन दरअसल मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हुआ का प्रीटा का पहला पिरामिड शायद बस एक बदबूदार कूड़े के ढेर को ढकने के लिए बनाया गया था। मुझे लगता है कि सभी ने अपना कचरा टाउन के बीचों बीच इकट्ठा कर दिया, हाँ। और उससे बदबू आ रही थी। ये कोस्ट पर था, उससे मछलियों जैसी बदबू आ रही थी। और फिर किसी ने कहा, अगर हम इसे मिट्टी से ढक दें तो बदबू नहीं आएगी। फिर वहां एक बड़ा टीला बन गया जहां लोग ऊपर चढ़कर सबके सामने बात कर सकते थे। फिर किसी ने कहा, ये नरम है, अगर हम इसे क्ले से कवर कर दें तो सच में बदबू नहीं आएगी। मुझे सच में लगता है कि पेरू में सबसे पहली पिरामिड्स कचरा मैनेजमेंट के लिए बनाई गई थी। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, लेकिन फिर उन्होंने इसे देखा और शायद इसकी विशालता से प्रभावित हो गए और विनम्र भी महसूस किया। फिर शायद अगली पीढ़ी ने सोचा, हमें इसी तरह की और चीजें बनाते रहना चाहिए। हाँ, और अगर मैं इसके थोड़ा और आगे की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में, जहां उन्होंने भी पिरामिड्स बनाए थे, वहां एक और दिलचस्प बदलाव हुआ। वहां नदियों और कोस्टल एरियाज के पास शेल्स के बड़े ढेर पाए गए हैं। वहां के लोग बहुत सारी शेल्स खाते थे। ये वहां आसानी से मिलने और खाने वाली चीज थी। तो ये शेल्स के ढेर कम्युनिटी के पास होते थे, और शायद ये लैंडमार्क बन गए। लेकिन बाद में उन्होंने उनमें अपने मृतकों को भी दफनाना शुरू कर दिया, शायद फिर से बदबू के कारण, और ये सोचकर कि हम नहीं चाहते कि कुत्ते इन्हें खा लें, शायद हम इन्हें सीपियों के ढेर के बीच में रख दें। लेकिन फिर अचानक ये जगह एक खास महत्व रखने लगी। यहाँ मेरे दादा की बॉडी है, यहाँ मेरे परदादा की बॉडी है, और अचानक लोग सिर्फ रिसोर्सेज के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की यादों के कारण भी वो लोग इन जगहों से जुड़ने लगे। तो ये सिर्फ रिसोर्सेज के लिए नहीं था, लेकिन उनके पूर्वजों की यादों के कारण। इसलिए जब पहली पिरामिड बनाई गई थी, आ, वो ओहायो एरिया में एडिना लोगों द्वारा बनाई गई, तो वो मिट्टी से बनी थी, लेकिन उसमें कई बॉडीज थीं। मुझे लगता है कि ये पुराने समय की उस परंपरा की गूंज थी जब वे शवों को सीपियों के ढेर में रखते थे। तो कहाँ और कौन थे पहले? दक्षिण अमेरिका की सभ्यताएं,
मैसो अमेरिका? हम अभी भी इसे जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जिन बातों पर हमने चर्चा की थी, उन पर वापस आते हुए मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी बहुत सारी जानकारी नहीं है, खासकर साउथ अमेरिका में। ये बस और पुराना होता जा रहा है। उस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। किस पॉइंट पर हम किसी ग्रुप को एक सभ्यता या एक पूरी संस्कृति मानते हैं? अमेरिका में हमारे पास एक लंबा दौर है, जिसे हम पालेओ इंडियन युग कहते हैं, जब वहां के लोग मेगाफोना का शिकार कर रहे थे और फिर वो खत्म हो गए तो हम एक और भी लंबे समय में चले गए जिसे दी आर्केक कहा जाता है, जहां लोग सिर्फ हंटर और गैदरर थे। कभी कभी कोई नया और अलग तरह का एरोहेड बना लेता था। वो अलग अलग तरह के हंटिंग टूल्स आजमाते रहते थे, लेकिन सच कहें तो हजारों सालों तक ज्यादा कुछ बदला नहीं। फिर आखिरकार वो बड़े ग्रुप्स में विकसित होने लगे। ठीक है, तो वो बड़े बड़े समूह थे जो ज्यादातर खेती से जुड़े हुए थे। जितना कि मैं जानता हूं, पहले आर्कियोलॉजी में यही माना जाता था कि सिविलाइजेशन की शुरुआत खेती के आविष्कार से होती है, और जब तक लोग खेती करना नहीं सीखते तब तक सेडेंट्री कम्युनिटीज नहीं हो सकती। लेकिन अब इसे पूरी तरह सही नहीं माना जाता। पेरू इसका एक बड़ा हिस्सा था, खासकर करल नाम की जगह। ये कोस्ट पर मौजूद एस्पेरो नाम की एक और सिटी से कनेक्टेड था, और एस्पेरो करीब उसी समय शुरू हुआ, लेकिन वे पूरी तरह मछली पकड़ने पर निर्भर थे। उनके पास कोई खेती नहीं थी। और काराल, जो उनसे ऊपर की ओर है, खेती कर रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो असल में खाने की खेती नहीं कर रहे थे। वो कॉटन उगा रहे थे, उससे नेट बना रहे थे, और कोस्ट के लोगों से मछलियों के बदले उन नेट्स को ट्रेड कर रहे थे। इसलिए अब ये उतना सिंपल नहीं रहा कि सब कुछ सिर्फ एग्रीकल्चर से शुरू हुआ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि इसकी जड़ें इस सवाल में हैं, हम अपने परिवार से ज्यादा लोगों को खाना कैसे खिला सकते हैं? हम मिलकर इतना भोजन कैसे पैदा करें कि हमें कभी इस बात का डर ना हो कि खाना खत्म हो जाएगा और हम भूखे रह जाएंगे? तो क्या ये मुमकिन है, जैसा कि आपने अभी इस बात का तर्क दिया है, कि सिविलाइजेशन की शुरुआत अमेज़न जंगलों में हुई, कोस्ट के बजाय? मुझे लगता है कि दक्षिण अमेरिका में धर्म अमेज़न में शुरू हुआ। मेरा मानना है कि वहां बहुत पुराने लोग थे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि असल में पूरे अमेरिका में सबसे पुरानी पोट्री उन सभी जगहों में जहां सिविलाइजेशंस विकसित हुई, सबसे पुराने मिट्टी के बर्तनों का पता कहां चला है? अमेज़न के बीचों बीच।